Okay, now is it okay, sir? Nikhil sir, please sir, continue. तो सर मेरे साथ काफी सारे कलीग्स हैं जो मैकेनिकल से भी हैं, इलेक्ट्रिकल से भी हैं, कंप्यूटर साइंस से भी हैं, और कुछ ऐसे कलीग्स भी हैं जिन्होंने इवन एमटेक भी कर रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने ही एमटेक किया हुआ है, बट स्टिल वी आर इन दिस डिपार्टमेंट वर्किंग टुगेदर। और नोटिफिकेशन में आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि कोई भी तो सर मेरे साथ काफी सारे कलीग्स हैं जो मैकेनिकल से भी हैं, इलेक्ट्रिकल से भी हैं, कंप्यूटर साइंस से भी हैं, और कुछ ऐसे कलीग्स भी हैं जिन्होंने इवन एमटेक भी कर रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने ही एमटेक किया हुआ है, बट स्टिल वी आर इन दिस डिपार्टमेंट वर्किंग टुगेदर। और नोटिफिकेशन में आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि तो सर मेरे साथ काफी सारे कलीग्स हैं जो मैकेनिकल से भी हैं, इलेक्ट्रिकल से भी हैं, कंप्यूटर साइंस से भी हैं, और कुछ ऐसे कलीग्स भी हैं जिन्होंने इवन एमटेक भी कर रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने ही एमटेक किया हुआ है, but still we are in this department working together। और तो सर मेरे साथ काफी सारे कलीग्स हैं जो मैकेनिकल से भी हैं, इलेक्ट्रिकल से भी हैं, कंप्यूटर साइंस से भी हैं, और कुछ ऐसे कलीग्स भी हैं जो यार वॉइस की चैलेंज अभी भी है ना आनंद सर? सर मुझे लग रहा है रिपीट हो रही है मेरी वॉइस। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वॉइस हमारी रिपीट हो रही है। अभी ठीक है आई थिंक, है ना? हाँ। सो सॉरी गाइस, सॉरी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, और हम लोग पढ़ाने में इतना अच्छे हैं कि ये सब चीजें इतने नहीं है। चलिए, तो बात कर रहे थे, तो निखिल सर ने बताया कि बहुत से ऐसे कलीग्स भी हैं जिन्होंने नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक भी किया हुआ है। निखिल सर ने खुद ने एमटेक किया हुआ है, ठीक है? तो आप सब बिल्कुल जाकर के पेपर जो है इसको फिल करें और पेपर अटेम्प्ट करें। अब आपको ये सोचना है। अच्छा आरके सर, एक यहाँ पर सजेशन है, जो इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, जो ईसी से हैं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अपीयर होंगे, सेकंड पेपर यही ऑप्ट करेंगे। लेकिन जो सिविल या मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, आपने सिलेबस को देखा होगा, तो आप खुद मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देखना चाहिए या फिजिक्स की तरफ ऑप्ट करना चाहिए? आई थिंक निखिल सर इसका बेटर आंसर दे सकते हैं, क्योंकि देखो मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर बात करूं, सिविल इंजीनियर, तो फिजिक्स ऑप्ट करना मेरे लिए ज्यादा इजी होगा सर। क्योंकि मैं देख रहा था कि वहां पे जो 11th का मैकेनिक्स वाला पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, तो फिजिक्स का काफी हिस्सा जो है वो तो ऐसे हो गया, और फिर उसके बाद उसमें नीचे 3 टॉपिक हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, वो मैथमेटिक्स सब इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट पढ़े होते हैं। बस एक छोटा सा पार्ट फिजिक्स का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, जो 12th में पढ़ाया होगा, चाहे मैकेनिकल से भी हो, 12th में फिजिक्स में पढ़ाई होगा, वो वाला पार्ट थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है जो सिविल मैकेनिकल से हैं। तो जो सिविल मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरी तरफ से भी यही सजेशन रहेगा कि वो फिजिक्स को ऑप्ट करें, है ना? राइट। निखिल सर क्या कह रहे हैं इसके बारे में? सर डेफिनेटली मैं एज अ टीचर जब मैं पहले पढ़ाता था, तो मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा कि दे विल गो फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट ओनली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना टाइम वेस्ट करेंगे उसकी बजाय 11th-12th में जो आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है उससे रिवाइज करें। और थर्मोडायनेमिक्स और उसके काफी टॉपिक्स मेरे ख्याल से मैकेनिकल के उसके कॉमन है, तो डेफिनेटली कमांड उनके ऊपर रहती है, सिविल वालों की भी रहती है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे वो। और सबसे बड़ी बात सर, आज लास्ट डेट है, तो हमें इस बात इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर देना चाहिए कि आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है, तो फॉर्म भरिएगा। अब सर सेकंड स्टेप पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे निखिल सर क्या मतलब कि कैसे तैयार करना है, आपकी क्या रणनीति रही, क्योंकि आप बताएंगे सर, बच्चों के बीच में शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि 990 वैकेंसी अराउंड है सर। अगर ये इंजीनियर्स चाहें तो बहुत अच्छा एक मतलब कि गैप है वो फुलफिल कर सकते हैं सर। जी सर। सर जब मैंने पिछली बार फिल किया था तब 1102 वैकेंसीज थी 2017 में, बट वो 10 साल के बाद आई थी। इवन हम में से काफी लोग तो ये अवेयर ही नहीं थे कि यार एक्चुअल में डिपार्टमेंट में होता क्या है या क्या नहीं है, और उस टाइम पे प्रिपरेशन में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस टाइम पे नहीं था। अभी तो आपका जब दिल करता है रात को यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर्स देखे ऑनलाइन एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट उस टाइम पे मैं पढ़ा रहा था तो मेरा टेक्निकल थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, काफी सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे, बाकी जैसे डिजिटल वगैरह जो मैं खुद पढ़ाता था, और नेटवर्क सिस्टम्स, नेटवर्क एनालिसिस हो गया, या फिर मेरा डिजिटल कम्युनिकेशन जो पार्ट था वो काफी वीक था। उसमें मैंने डेफिनेटली आनंद सर एज अ फ्रेंड रहे हैं मेरे, तो मैंने उनसे काफी रेफरेंस भी लिया और काफी कुछ पूछा भी। इवन उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई एग्जाम निकला है,
और आनंद सर और एक और हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि यार आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। मैंने उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट आगे आने वाले जो एग्जाम है, मैं उनके लिए एक्चुअल में बोलूं तो आपका 100 मार्क्स का जो पेपर रहने वाला है वो टेक्निकल पार्ट रहने वाला है और 100 नॉन टेक्निकल रहने वाला है। तो टेक्निकल पार्ट के साथ साथ आप नॉन टेक्निकल पर भी ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो स्कोरिंग ज्यादा रहता है। जो कट ऑफ आई थिंक पिछली बार गई थी वो 135 प्लस की थी फॉर जनरल कैटेगरी, और बाकी ब्रांचेस के लिए +-5 और 10 मार्क्स रहता है, वो वेरिएशन रहता ही रहता है। अभी लोग ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, गाइडेंस भी ज्यादा अच्छी है, तो मेरा मानना है कि कट ऑफ 140 प्लस जाने वाली है, तो प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे तरीके से करें। और नॉन टेक्निकल के लिए मैं उस टाइम पे भी अड्डा 247 की नॉन टेक्निकल की सीरीज आती थी, टेस्ट सीरीज, और काफी सारी क्वांट वगैरह और इनके क्वेश्चंस आते थे, तो मैं वो करता था, क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए भी मैं प्रिपेयर करता था, तो वहीं से उठाता था क्वेश्चंस। उस टाइम पे सिर्फ अड्डा 247 ही था जो नॉन टेक्निकल के लिए था। अभी तो टेक्निकल में भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया। मैं ये बोलूंगा कि बुक्स की बजाय अब जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं नोट्स वगैरह या टीचर के लेक्चर्स हैं, आप उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। और सब्जेक्ट्स काफी अच्छे भी हैं और इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आप गेट के लेवल के क्वेश्चंस को करने की जरूरत है आपको। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, आई थिंक 120 मिनट्स में आपको जब 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे तो क्वेश्चंस बहुत बड़े नहीं होंगे, बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस वाले नहीं होंगे, कंसेप्चुअल छोटे-छोटे क्वेश्चंस होंगे कि डायरेक्ट आप अटेम्प्ट कर सको एक बार रीड करने के बाद। तो यहाँ पर जब अड्डा 24/7 के से सर ने हेल्प ली तो ये बात आ ही जाती है, तो मैं एक चीज और बता दूं, अड्डा 24/7 पर तीनों ब्रांचेस के लिए, चाहे आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑप्ट करते हैं या फिजिक्स ऑप्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑप्ट करते हैं, तीनों ब्रांचेस के लिए डेडिकेटेड बैच ऑलरेडी अड्डा 24/7 की ऐप पर स्टार्ट हो चुके हैं, और अड्डा 24/7 के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर भी सेशंस आ रहे हैं, वो फ्री सेशंस है सभी लोग के लिए। तो आप बिल्कुल इनकी अड्डा 24/7 की टीम आपके साथ खड़ी हुई है और इन कंटेंट की हेल्प से आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को। आपके पास एनफ ड्यूरेशन भी है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो एग्जाम को फिल तो करनी है, साथ में प्रिपरेशन भी आज से ही करना स्टार्ट कर देना है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज ये अब आती है कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हर कोई चाहता है, काफी पॉजिटिव चीजें होती हैं लाइफ में, स्टेबिलिटी मिल जाती है और सिक्योरिटी रहती है लाइफ में, सोशल भी थोड़ा सा स्टेटस अच्छा हो जाता है इन कंपैरिजन। तो एक मनी मोटिवेशन वाली बात भी होती है, तो वैसे तो सैलरी पूछनी नहीं चाहिए, अपने भाई से भी नहीं पूछनी चाहिए, अपने दोस्त से भी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, एक मेंटर भी रह चुके हैं, तो एक मेंटर की तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने स्टूडेंट्स को, तो आप जो ये स्टूडेंट्स हैं इनको अपना स्टूडेंट मानते हुए थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि वहाँ सैलरीज वगैरह मीन्स फाइनेंशियली क्या कैसा रहता है, और उसके अलावा जब वर्क कल्चर होती है तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है, लीव्स वगैरह किस तरीके की रहती हैं, ट्रांसफर वगैरह कहाँ पे होते हैं, जॉब लोकेशंस वगैरह कैसे रहते हैं, मतलब थोड़ा सा आपका वर्किंग लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा सर। डेफिनेटली देखिए, जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उसका ग्रेड पे 4200 रहता है। 4200 ग्रेड पे का जो मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली जो आपकी पे रहने वाली है, इन हैंड सैलरी जो आपके पास आती है, दैट इज अराउंड 42,000। ठीक है, उसमें आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है वो रहती है 35,400 रुपीज। देन उसके ऊपर आपको डीए मिलता है, अभी रिवाइज हो गया तो 38% डीए हो चुका है, बेसिक के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। देन एचआरए रहता है और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस रहता है। तो जो एचआरए रहता है वो अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंगली रहता है। आप अप्रोक्सीमेटली मानिए कि एक्स वाई और जेड सिटीज के अकॉर्डिंगली रहता है, दैट इज 16, 18 एंड 24%। ठीक है, तो वो भी आप कैलकुलेशन करते हैं। तो इन हैंड जो सैलरी रहती है स्टार्टिंग फेज के अंदर वो रहती है आपकी अभी 45,000 से लेकर 52,000 तक रहती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपको अदर पर्क्स मिलते हैं कि कई जगहों पर क्या है कि हमारे क्वार्टर्स वगैरह बने होते हैं, तो आप वो क्वार्टर्स वगैरह अवेल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको एचआरए देना पड़ता है, बट काफी हद तक आपका रेंट बच जाता है, तो आपको इन हैंड काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है। देन अभी एनपीएस का प्रोविजन स्टार्ट हो गया है, तो एनपीएस के अंदर भी कुछ आपका कट रहता है कि कुछ परसेंटेज आप शेयर करते हैं, देन कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयर देता है। वो एक तरह का पेंशन फंड है। जब आप रिटायर होंगे तो कुछ पोर्शन जो एन्युटी की फॉर्म में आपको मिल जाता है,
बाकी का आपकी पेंशन बना दी जाती है, ठीक है? हुँ। अभी न्यूली रिवाइज़ है एनपीएस, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बाकी जब आप जॉइन करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। और लीव्स की बात करें तो लीव्स जो हमारी रहती हैं, वो रहती हैं अर्न्ड लीव्स रहती हैं एक तो, जो 30 मिलती हैं आपके पास, और एक कैज़ुअल लीव्स रहती हैं, वो 8 लीव्स मिलती हैं हमें, सीएल बोलते हैं इसे हम लोग। उसके अलावा हमें 30 पर ईयर मेडिकल लीव्स भी मिलती हैं, ठीक है? मेडिकल ग्राउंड्स पर या जिनका अभी निखिल सर ने भरपूर उपयोग लिया है लास्ट मंथ, कांग्रेचुलेट करूंगा मैं सर को। सर पापा बन गए हैं, पूरी तरह से उन लीव्स को यूज में लेते हुए घर पे आराम से बच्चे को संभाला है सर ने। डेफिनिटली वो एक्चुअली क्या है, वो मेडिकल लीव्स नहीं, पैटर्निटी लीव्स के अंदर भी आती हैं। 2 पैटर्निटी लीव्स भी रहती हैं, 2 चाइल्ड्स के लिए। पैटर्निटी अगर आप पिता बनते हैं तो आपको 15 दिन की लीव्स मिलती हैं पर चाइल्ड, तो 2 चाइल्ड्स तक के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि 2 चाइल्ड्स के लिए आपको पैटर्निटी लीव मिलेंगी। और गर्ल्स के लिए मैटरनिटी लीव्स रहती हैं, वो 6 मंथ्स तक के लिए रहती हैं। और इवन उन्हें चाइल्ड्स के लिए भी मिलती हैं कि अगर आप चाइल्ड को संभालना चाहते हैं 6 मंथ्स के अंदर, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है उन्हें, राइट। वो भी रहती है एडिशनल। और मेडिकल लीव के लिए तो आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई है कभी, मतलब आप वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से फैमिली को भी और अपनी वर्क को भी दोनों को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। सर एक्चुअल में हम लोग इसीलिए कहते हैं बच्चों को कि मोटिवेट करते हैं यार गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ, क्योंकि ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज और वर्क प्रेशर काफी कम होता है, मजा आता है काम करने में। आई थिंक निखिल सर लगता है कि लाइफ हम जी रहे हैं, ऑफिसर्स वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल लगता है, क्योंकि आपको बहुत मतलब बड़े-बड़े लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है, एक सोशल स्टेटस भी आपका डिफाइन हो जाता है, ठीक है? कुछ आप फ्रेंड से मिलते हैं तो डेफिनिटली आपको अच्छा फील होता है कि यार चलो, किसी लेवल पर तो हम पहुँचे, ठीक है? दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे कि लोकेशंस क्या-क्या रहती हैं। राइट। तो आईएमडी की जो लोकेशंस डिफाइन है वो ऑल ओवर इंडिया स्टेशंस बने हुए हैं। तो काफ़ी सारे सेक्शंस के अंदर हमारी जॉब्स को डिफाइन किया गया है। कई जगहों पे हम सरफेस ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। एग्रोमेट सर्विसेज भी रहती है हमारी। एग्रोमेट सर्विसेज के अंदर क्या रहता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हम लोग देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद सैटेलाइट्स के ऊपर भी हमारे रहता है कि जो सैटेलाइट से डाटा हम लोग लेते हैं, तो फोरकास्टिंग के लिए उन्हें यूज़ करना। फोरकास्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को डिज़ाइन्स भी करते हैं अभी आईएमडी के अंदर, स्पेशली इसके लिए भी रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है? फोरकास्टिंग के लिए भी होती है। पायलट बैलून भी रहता है एक, ठीक है? पीबीओ जिसे हम लोग बोलते हैं। एक बैलून छोड़ा जाता है अपर एयर ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद एयरपोर्ट पर भी हमारी ड्यूटीज़ रहती हैं। एक मेट आवर जिसे हम लोग बोलते हैं, मेट ब्रीफ प्रोवाइड करते हैं, जिसके बिहा पर प्लेन्स लैंड करते हैं या फिर टेक ऑफ करते हैं। तो वो भी एक एटीसी टावर के अंदर हमारी पोज़ीशन रहती है। और कोस्टल्स में भी रहती है, ठीक है? तो अगर आपको मतलब गवर्नमेंट के पैसे पे ऑल ओवर इंडिया घूमना है तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। कि आपको बार-बार 3 साल बाद या 4 साल बाद आप ट्रांसफर लेके डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर रहिए, वहाँ के एरिया को आप एक्सप्लोर कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है आनंद का कि मेरा ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, और लोग का भी होगा। तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है। वहीं पर आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो नीचे आपको नजर आएगा इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री हैविंग फिजिक्स। तो हम बीटेक वाले सब जो है हमारे पास फिजिक्स रहा है फर्स्ट ईयर में, तो इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री आपको क्लिक करके वो फिल कर देना है। और एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें मेंस भी होगा क्या, मतलब एग्जाम में जो एसएससी का ये जो एग्जाम होने वाला है, ये प्री एग्जाम ही होगा या फिर इसके बाद इसमें क्वालिफाई होने के बाद मेंस एग्जाम भी होगा? तो निखिल सर को भी एक्सपीरियंस है और मुझे भी पता है कि इसमें सिंपल एक एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। उस एग्जाम की कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपको डायरेक्टली कॉल किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, नोटिफिकेशन को आज मैंने ऑपरेट समझा भी था पूरा पिछले नोटिफिकेशन को, और जो अभी वाला नोटिफिकेशन है दोनों को मैंने कंपेयर करके बताया पिछले सेशन में। नोटिफिकेशन सेम है, और जब निखिल सर यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, और निखिल सर के साथ और भी कलीग्स बैठे हुए हैं जो वहां पर सर्व कर रहे हैं मैकेनिकल सिविल अदर ब्रांचेस से, तो सेम नोटिफिकेशन है, सब लोग अलाउड हैं, सब लोग एलिजिबल हैं, किसी को भी चूकना नहीं है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से। और मैं चाहता हूं कि हर एक जो 990 में से 989 लोग वो जाए जो किसी तरीके से अड्डा 24/7 से जुड़े हुए हैं। एक सीट छोड़नी है हमें उस लोग के लिए जिसके साथ जाकर के हम कॉम्पीट करके ये बता सके कि हम अड्डा 24/7 से जुड़े हुए पर्सन है। तो 889 वैकेंसी हमारी रही, एक वैकेंसी उन लोग के लिए छोड़ दी, है ना? राइट। तो निखिल सर एक बात बताइए कि जॉब प्रोफाइल मतलब कि आपने बताया कि वर्किंग लोकेशंस वगैरह, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस करें तो क्या लगता है टेक्निकल सेगमेंट को, जैसे कि आपका
सपोज करिए आप लोगों की ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारा है, तो किस लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे? ज्यादातर से क्वेश्चंस वन लाइनर या फैक्ट? थोड़ा सा सर बच्चों को गाइड कर दे कि आज से वो प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हैं क्योंकि तो वो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? देखिए सर, डेफिनेटली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम का पैटर्न रहता है, जो 2017 में एग्जाम आया था, उसके अंदर जो क्वेश्चंस रहे थे वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है? बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेटवर्क्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल पूछा हुआ है कि इंडक्टर है वो डीसी के अंदर कैसे वर्क करेगा, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहता है कि फ्रीक्वेंसी 0 होगी है, तो आपको जो इंडक्टेंस है वो 0 मिल रहा है, तो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? इस तरह के बहुत बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है? कोई कैलकुलेशंस नहीं रहती हैं हार्ड एंड फास्ट। आपके कंसेप्ट जितने ज्यादा अच्छे हैं उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस तो रहेंगे। मैं कहूँ कि सर अराउंड 8 से 10% न्यूमेरिकल्स होते हैं, डायरेक्ट वन लाइनर, रेस्ट आपका क्वेश्चन सीधे कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। कंसेप्चुअल होता है, बिल्कुल डेफिनेटली सर। ओके, तो ये एक अच्छा और हिंट पॉइंट है ना सर, क्या क्वेश्चंस को कहेंगे इसमें? देखना चाहें तो आई वुड से कि जो आईईएस के जो प्री के क्वेश्चंस रहते हैं वो आपने देखे होंगे, बहुत वन लाइनर टाइप से रहते हैं क्वेश्चंस। तो उसके अंदर सिर्फ कंसेप्चुअल रहता है कि आप कंसेप्ट क्लियर है तो आपका साथ के साथ टिक कर देते हैं हम क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आई थिंक 120 मिनट्स है सिर्फ, 200 क्वेश्चंस को आपने करना है, जिसके अंदर आपने नॉन टेक्निकल भी देखना है और टेक्निकल भी देखना है। तो यू हैव टू चूज कि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है। फॉर एग्जांपल आपका टेक्निकल पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप कोशिश कीजिए कि 100 में से मैं 85 प्लस उसमें स्कोर करूं, देन रेस्ट मैं नॉन टेक्निकल से अचीव कर रहा हूं, ठीक है? या किसी का नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है तो आप नॉन टेक्निकल में 80 प्लस स्कोर कीजिए और 80 या 70 क्वेश्चंस वहां से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और नेगेटिव मार्किंग नहीं, आई थिंक नोटिफिकेशन मैंने अब की बार का तो पढ़ा नहीं है, पिछली बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था शायद, प्लीज अच्छा, कंफर्म तो इस वो तो चीज को सर मैं कंफर्म कर देंगे। इसको नोटिफिकेशन एक बार कंफर्म कर लेंगे हम लोग। जी। तो हमें उस हिसाब से सर एक हिंट मिल गया है कि बच्चे लोग को भी कि किस तरीके से पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, और आपकी प्रिपरेशन तो चली रहेगी और रही होगी और अदर एग्जाम्स के लिए, साथ में ये एग्जाम भी बहुत अच्छे से आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके जा सकते हो और अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली क्लियर भी करोगे आप इसको। राइट। और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट का हो तो यहाँ पर हमारे साथ निखिल सर बने हुए हैं, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी क्वेश्चन भेजिएगा, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व आउट करने का ट्राई करेंगे। सेशन के एंड होने से पहले एक बार कोई भी कोई क्वेरी हो किसी के माइंड में तो पूछिएगा। तो ठीक है, आई थिंक हम लोग समराइज कर देते हैं सर कि फाइनली लास्ट डेट है आज, फटाफट जा जितने भी बीटेक के एस्पिरेंट्स हैं फॉर्म को भरिए। बीएससी आपने किया है, आप फॉर्म को भरना है और बहुत जल्दी, आई थिंक 11 बजे तक लास्ट डेट है सर, सारे प्रोसेस आज आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आज अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो पेमेंट शायद 20 तारीख है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो आपको आज करना ही पड़ेगा, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो प्लीज जाके करिए। थैंक यू एंड होप निखिल सर बहुत अच्छा लगा कनेक्ट होकर के, और ऐसे भी बीच बीच में कभी अगर बच्चों को जरूरत रहेगी तो आकर के मोटिवेट करते रहिए एज ए मेंटर। अनोवर टियर 1 के अलावा और कोई एग्जाम नहीं होगा इसमें, केवल एक एग्जाम होगा सर। इसमें फिजिक्स का लेवल क्या होगा? एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, तो फिजिक्स का लेवल क्या होगा 12th वाला? सर मैंने फिजिक्स मैंने प्रीवियस पेपर देखा था, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देख रहा था लेकिन वहां पे फिजिक्स पे और कंप्यूटर साइंस का भी दिख रहा था, तो मुझे काफी कुछ, मैंने तो फिजिक्स 11 12 में पढ़ी है, मुझे काफी कुछ चीजें रिलेट कर पा रहा था, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, 11 12 जैसा ही लेवल का होगा। अगर आप एक बार प्रिपेयर कर लोगे तो आराम से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि 36 और वो पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो भी 11 12 का, मतलब ये नहीं समझ लेना है कि IIT JEE का पेपर उठा के प्रीवियस पेपर्स उठा के उसके क्वेश्चंस करने लगो। यहाँ पे भाई वन लाइनर क्वेश्चंस होने वाले हैं, 36 सेकंड एक क्वेश्चन को रीड भी करना है, उसका आंसर भी करना है और वो क्लिक भी करना है, वो सब 36 सेकंड में करना है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। राइट, थैंक यू निखिल सर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस, एंड आनंद सर थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, तो आप जो लोग इस सेशन को लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोग के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी, उन लोग के साथ शेयर करो, जो भी बीटेक के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं आप लोग उनके साथ शेयर करो, और जो लोग लाइव में नहीं आ पाए हैं, आपकी भी कोई क्वेरी रह गई हो अगर इस सेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम उसको सॉल्व आउट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले सब कुछ काम छोड़ करके आज 11 बजे से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। उसके लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले अगर आपने आज तक SSC में कोई भी
फॉर्म फिल नहीं किया है तो वहां पे रजिस्टर मांगेगा, आपको रजिस्टर करना होगा। तो उसमें आपके बेसिक डेटाज लाइक आधार कार्ड नंबर, आपकी जो 11th-12th क्लास कौन से बोर्ड से किया आपने, वहां उसका रोल नंबर क्या था, मतलब वो मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए जिससे वो रोल नंबर फिल कर सको। वो सब रजिस्टर करने के बाद फिर आप जो जो भी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन निकलते हैं एसएससी में उनको आप फिल कर सकते हो। तो एक प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप ये रहेगी रजिस्टर करने की कि आपका बेस जो नॉर्मल डेटा है वो आपको फिल करना है। फिर उसके बाद इस एग्जाम के लिए फिल करने जा रहा हूं और वहां पे मैंने बता दिया है अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अलावा कोई और ब्रांच है तो बैचलर इक्विवेलेंट डिग्री ऑप्ट करनी है आपको। राइट, ओके। कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रहे हो तब तो होनी चाहिए, बाकी के लिए नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर बने रहने के लिए, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर जरूर करिएगा इस सेशन को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।